हेलियोडोरस पिलर विदिशा जिले में स्थित एक ऐसी अनोखी जगह है जहां पर धरती, अंतरिक्ष और देवलोक इन तीनों अवामी की रेखाएं आकर मिलती है। भूवैज्ञानिकों को इस जगह की खोज के दौरान कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे, कुछ शिलालेख मिले जिसका सीधा संबंध महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। इसकी खुदाई में एक ऐसे मंदिर का प्रमाण भी मिला जो संभवतः भारत का सबसे प्राचीन मंदिर था। इस जगह पर अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा सैकड़ों अनुसंधान और ढेर सारे निरीक्षण किए गए, तब कुछ ऐसे अनसुलझे तथ्य सामने उभर कर आए जिसका आज भी जवाब ढूंढा जा रहा है। और कौन सी वो कड़ियां है जो इस रहस्यमय जगह को यूनानी देवताओं के साथ जोड़ती है। तो आइए आज की इस विशेष वीडियो में हेलियोडोरस पिलर या गरुड़ स्तंभ की अद्भुत कहानी को समझने के लिए विस्तार में बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में लॉर्ड कनिंग वाइसराय ऑफ इंडिया के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक के रूप में चुना जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन फंड के अभाव में 1965 में जाकर यह संस्था ठप पड़ जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास और वास्तुकला में काफी दिलचस्पी थी। अब मेजर कनिंघम अपने कुछ साथी के साथ मिलकर अकेला ही भारत भ्रमण पर निकल पड़ता है। वह हिंदुस्तान की कई ऐतिहासिक जगह पर जाकर अपनी खोज जारी रखता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की साइट भी शामिल है। लेकिन किसी तरह घूमते भटकते 1875 में कनिंघम मध्य भारत में बेसनगर नामक जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे टूटे हुए किसी स्तंभ के टुकड़े मिलते हैं। दरअसल ये टुकड़े स्तंभ के शीर्ष थे, जिसमें से पहला टुकड़ा मकर का था। अगर आपको नहीं पता तो ये इंडियन माइथोलॉजी का देव जीव है। दूसरा है 2 ताड़ के पत्तों वाला टुकड़ा और एक कल्प वृक्ष का हिस्सा था। कनिंघम को इन टुकड़ों का दूसरा हिस्सा कभी भी नहीं मिला। हालांकि उसने एक अनुमानित डायग्राम जरूर बनाया था, जिसे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। उसने बेसनगर का एक मानचित्र भी तैयार किया था। बाद में इन टूटे हुए शीर्ष भागों को कलकत्ता के एक संग्रहालय में रखवा दिया गया। दूसरी तरफ कनिंघम के एक साथी एसीएल कार्लाइन को चित्तौड़गढ़ में नगरी नामक जगह पर एक प्राचीन शिलालेख मिला जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था। इधर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बेसनगर में अपनी तलाश जारी रखी और इस तरह 1870 में कहीं जाकर उसे बेसनगर के गरुड़ स्तंभ के बारे में पता चला। लेकिन उस समय भी कनिंघम को इस गरुड़ स्तंभ के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। इसी के चलते उसने अपने पत्र में लिखा, स्तंभ को पवित्र माना जाता है, इसलिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री इस स्थान पर आते हैं। इस पर कुछ लिखा हो सकता है, लेकिन पूरा स्तंभ लाल शीशे में इतना मोटा लिपटा हुआ है कि सिंदूर की परत के नीचे पत्थर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। फिर 1908 में डॉक्टर जॉन मार्शल ने गरुड़ विहार का सर्वे किया और एक रिपोर्ट भी जारी की, जिससे पता चलता था कि उस समय भी इस स्तंभ पर तीर्थ यात्रियों द्वारा सिंदूर लगाया जा रहा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्थान पर पूजा करने आते थे। एक साल बाद 1909 में ग्वालियर राज्य के अधीक्षण अभियंता लेक ने स्तंभ से पहली बार पेंट हटाया और एक खंडित शिलालेख देखा, जो ब्राह्मी लिपि में शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ था, जिसका संपूर्ण अनुवाद डॉक्टर थियो ब्लोच ने किया था और बाद में J.F. फ्लीट और लियोनेल बार्नेट ने अनुवाद किया, जिससे इस स्तंभ के बारे में नई जानकारी निकलकर सामने आई। इस स्तंभ का निर्माण 110 से 113 शताब्दी ईसा पूर्व में हेलियोडोरस ने करवाया था। हेलियोडोरस इंडो ग्रीक राजा एंटिलासिडस का राजदूत था। उस समय विदिशा की इस जगह को भेलसा नाम से जाना जाता था और स्तंभ को लोग खंबा बाबा नाम से संबोधित करते थे। फिर 1913 में हुआ तीसरा सर्वेक्षण, जिसमें इस स्तंभ के ऊपर गहन शोध हुआ। स्तंभ के नींव को उकेरा गया और बाढ़ से ढकी परतों को हटाया गया। आप तब की स्तंभ की नामांकित तस्वीर देख सकते हैं। और इस स्तंभ का चौथा सर्वेक्षण 1963 में हुआ। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एमडी खरे को हेलियोडोरस स्तंभ के समीप एक अंडाकार संरचना के निशान मिले, जो लगभग दूसरी से तीसरी शताब्दी के रहे होंगे और ये साक्ष्य वासुदेव मंदिर के होने के प्रमाण थे। मंदिर के अवशेषों को देखकर पता चल रहा था कि वहां पर मंदिर के सभी बुनियादी घटक, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, मंडप इत्यादि मौजूद थे। हालांकि इसका चबूतरा ईंट, छप्पर लकड़ी और अधिरचना मिट्टी की होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन उस समय पर केवल वो अकेला मंदिर नहीं था, उसी के बगल में एक ऊंचे मंच पर एक और मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसकी उस समय केवल मलबे की दीवारें ही बची थी। उन्होंने बताया कि दूसरी शताब्दी के पूर्व वासुदेव मंदिर के सामने 8 स्तंभ हुआ करते थे, जिसमें से 6 स्तंभ गरुड़ स्तंभ के साथ में एक ही रेखा में बनाए गए थे और 7वां केंद्रीय स्तंभ के सामने था। सभी को मोटे पत्थर के बेसल स्लैब से मजबूती से स्थापित किया गया था।
हेलियोडोरस स्तंभ पर 2 प्राचीन शिलालेख लिखे हुए हैं जो प्राकृत या संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कर लिखे गए हैं और ये स्वतंत्र शैली के अभिलेख है। इसका मतलब शिलालेख के एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं। इन शिलालेखों का अभी तक बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा अनुवाद किया जा चुका है और कुछ के नाम तो मैंने वीडियो में पहले भी बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी एजे रेप्सन, रिचर्ड सोलोमेन और सेन वोलेस भी उन्हीं नामों में शामिल है जिन्होंने इन शिलालेखों का अनुवाद किया था। स्तंभ का पहला शिलालेख 7 पंक्तियों का कुछ इस प्रकार लिखा गया है और प्रत्येक पंक्ति में स्तंभ और गरुड़ विहार से जुड़ी जानकारी दी गई है जो आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। आप चाहे तो इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्तंभ की दूसरी तरफ 2 पंक्तियों में जो शिलालेख लिखा गया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको महाभारत से अपनाया गया है। लिखा है, अमरता के लिए ये 3 कदम जब सही तरीके से पालन किए जाते हैं तो स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, संयम, उदारता और ध्यान। इससे यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि हेलियोडोरस को महाभारत का अच्छा खासा ज्ञान था, बल्कि उसने उसका बखूबी प्रयोग अपने शासन काल में किया था। यहाँ तक एडविन ब्रायंट के अनुसार हेलियोडोरस ने कृष्ण धर्म अर्थात वैष्णव धर्म को अपना लिया था और यह विष्णु के गरुड़ा को समर्पित स्तंभ से स्पष्ट है। साथ ही स्तंभ के एक शिलालेख में हेलियोडोरस खुद को वासुदेव कृष्ण का भक्त बताता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पंक्ति में लिखे गए कथन को महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबसे पहले वैशंपायन, जो व्यास के 5 शिष्यों में से एक था, उसने तक्षशिला में सुनाया था। रायचौधरी का मानना था कि महाभारत के संस्करण और प्रसार में तक्षशिला शहर का काफी बड़ा योगदान रहा होगा। चूंकि सूर्य पक्षी गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन था, इसलिए हेलियोडोरस ने वेशनगर के इस स्तंभ को गरुड़ के नाम समर्पित कर दिया था। शिलालेख में 2 हिंदू राजाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है। उनमें से एक नाम स्पष्ट रूप से काशीपुत्र भागभद्र है और उसे शुंग का राजा बताया गया है। दूसरे का नाम चंद्रदास लगता है, वह निसंदेह एक स्थानीय राजकुमार था। बाकी अगर आप इन शिलालेख की एक एक पंक्ति की जियोग्राफी और हिस्ट्री को डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक रिसर्च आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। गरुड़ स्तंभ एक ही बलुआ पत्थर को काटकर बनाया गया है। आप जो तस्वीर में स्तंभ देख रहे हैं वो बिना गरुड़ वाला स्तंभ है क्योंकि इसका शीर्ष भाग स्तंभ के खोजे जाने के पहले से ही गायब है। इसका टूटा हुआ गरुड़ा वाला शीर्ष ग्वालियर के गुजरी संग्रहालय में रखा गया है। स्तंभ की ऊंचाई 17.7 फीट है जो 3 फीट ऊंचे मंच पर स्थित है। ये अष्टकोणीय वाला डिजाइन 4 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर का भाग 6 फीट 2 इंच, उसके ऊपर बनी घंटी की ऊंचाई 2 फीट 2 इंच और सबसे ऊपर टूटे हुए इस हिस्से की ऊंचाई 1 फीट 7 इंच है। इस प्रकार स्तंभ की कुल ऊंचाई 21 फीट से भी अधिक हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार स्तंभ का निर्माण शुंग डायनेस्टी में हुआ था। तब शुंग के 5वें शासक भागभद्र का शासन चल रहा था। हालांकि शुंग साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन मध्य भारत विदिशा में भी कभी कभार उनकी दरबार लगती रहती थी। हेलियोडोरस तक्षशिला से राजा एंटिलासिडेस का राजदूत बनकर यहाँ आया हुआ था। उस समय तक्षशिला पर ग्रेको बैक्ट्रियन का शासन था और एंटिलासिडेस उन्हीं का वंश था। तक्षशिला एशिया का केंद्र माना जाता है। बाद में उस पर गांधार का शासन आया, मौर्यों का भी शासन रहा था। यूरोप के कई देशों पर यूनानी साम्राज्य का बोलबाला चलता था और यूनानी भारत के भगवत पंथ से प्रभावित थे, जिस वजह से उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में काफी सारी समानताएं देखने को मिल जाती है। मिसाल के तौर पर चट्टानों पर बना यह मठ जिसे मिट्योरा कहा गया, उसे मथुरा से मिलता जुलता शहर माना जाता है। कुछ यूनानी देवता जैसे ज़्यूस को इंद्रदेव, अकिलिस को भगवान कृष्ण और अर्जुन का समानार्थी माना जाता है, लेकिन ये केवल पौराणिक कथाओं के आधार पर देखे जाने वाला एक दृष्टिकोण भी हो सकता है। ग्रीक डिप्लोमेट एलन डकवेस्ट, जिन्होंने मेगेथिन्स एन इंडियन रिलीजन किताब लिखी थी, उनका मानना था कि गरुड़ा ध्वज का संबंध महात्मा बुद्ध से है। द गॉड ऑफ गॉड्स, देवों के देव नाम उन्हीं के लिए संबोधित किया गया था, लेकिन बाद में इनकी इस थ्योरी को वैज्ञानिकों द्वारा खारिज कर दिया गया। वीडियो के शुरू में अलेक्जेंडर कनिंगम के एक साथी एसियल कार्लाइन को चित्तौड़गढ़ में अभिलेख मिला था। वह संभवतः ब्राह्मी लिपि में लिखा गया सबसे पुराना अभिलेख था। बाद में उसे हाथीबाड़ा और घोसंडी शिलालेख से पहचाना जाने लगा। 1910 में हुई एक रिसर्च के बाद सुजैन मिश्रा और हिमांशु रे के अनुसार वेशनगर का गरुड़ विहार और चित्तौड़गढ़ का नगरी 1ली से 2री शताब्दी के संभवतः सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिन्हें पुरातत्वविदों ने
खोजा है। तो ये थी अब तक की हेलियोडोरस या यूं कहे गरुड़ विहार की पूरी कहानी। अपने विचार, सुझाव या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए काफी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियोस लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।